लॉज ऑफ पुश और पुल, सिर्फ उसी को डेफिनेशन नहीं बोलना है। सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस यूनिवर्सिटी। माय नेम इज पायल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। हम लेके आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की सीरीज, जिसमें करेंगे हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस एंड न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर टर्म 1 में इंक्लूड हो चुका है और टर्म 1 में आपको आने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज कब आएंगे? जब हमें कंसेप्ट समझ आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज कैसे ड्राइव होते हैं? फ्रॉम द कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने मुश्किल हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फोर्स। जैसे कि हमने फोर्स कहा कि पुश और पुल नहीं है, ये क्या है? कॉज है पुश और पुल का। तो अगर फोर्स की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? फोर्स की डेफिनेशन आएगी जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करवाए। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको स्टेट ऑफ मैटर, जो केमिस्ट्री में पढ़ा है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्टेट ऑफ मैटर में आता है आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में आपके पास आता है रेस्ट और मोशन। तो अगर फोर्स की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो क्या आ जाएगा? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट or cause that helps to change their state. अब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में आपको पता है कि वो रेस्ट से भी हो सकती है, वो मोशन से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको रेस्ट से ही मोशन में लेके आना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं। अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसको रेस्ट पे भी लेके आना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करवानी है तब हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अब इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज क्लियर। अब इसके बाद क्या आता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होते हैं? फोर्स कैसे लगाएगा? लगा दिया, क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहला जो इफेक्ट आता है दैट इज हेल्प्स टू चेंज देयर स्पीड, क्योंकि हम जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट की क्या होती जाएगी? उतनी ज्यादा स्पीड चेंज होती जाएगी। अगर आपने फोर्स कम लगाया तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मार्कर लिया आपने, इसको बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाया, देखो थोड़ी सी स्पीड आई। अगर वहीं आपने इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो कितनी तेज मूव कर गया। तो मतलब फोर्स क्या डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड इफेक्ट क्या आता है? सेकेंड इफेक्ट आता है डायरेक्शन। अब फोर्स डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जो फोर्स है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है डिपेंड करेगी। अगर आपने इस साइड से फोर्स लगाया तो जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, जो उसके मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो वेरी करेगी। मतलब फोर्स से क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है। थर्ड क्या आता है? थर्ड इफेक्ट इज शेप एंड साइज। ये दोनों तो चलो स्पीड और डायरेक्शन के तो हमें समझ आ रहे थे कि हाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। हाउ शेप कैन इफेक्टेड विद द फोर्स? बिल्कुल होता है। एक बैलून लो, बैलून पे आपने क्या किया? बहुत सारा फोर्स लगाया, दोनों साइड से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो, दोनों साइड से उसको प्रेस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? उसका शेप चेंज हो जाएगी उसकी। वहीं अगर चलो बैलून की एग्जांपल भी नहीं लेनी तो एक और एग्जांपल है स्प्रिंग लो, दोनों साइड से खींचो, क्या हो रहा है? शेप और साइज ही तो चेंज कर रहा है। मतलब फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब आपको एक बात और यहां से पता चल रही है कि फोर्स क्या कर रहा है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, साथ में वो वेरी करेगा कि ऑब्जेक्ट किस साइड पे मूव करता है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे मैटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको तो हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि
मैग्नीट्यूड तो सब देते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू तो सब देंगे कि हाँ इतना फोर्स लग रहा है, बट ये साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है, और जो क्वांटिटीज हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या चूज करोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर अब ये क्वांटिटी बन चुकी है तो इसके यूनिट्स भी होने चाहिए, क्योंकि इसको हम मेजर भी करेंगे, और इसका फॉर्मूला भी होना चाहिए। बट इसके फॉर्मूले के लिए आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, तब हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। बट यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि जो भी टर्म क्वांटिटी होती है वो क्या होते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स लिखते हैं, इसको मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ये दोनों ही हम यूज करते हैं मोस्टली, बट हम यूज करते हैं न्यूटन वाले, कैपिटल एन लिखा होता है, जैसे 10 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स, वो क्या बता रहे हैं, इतने मैग्नीट्यूड का हमारे पास फोर्स लग रहा है। हमने अभी कहा कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं इस वॉल पे कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रही हूँ, ना तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना शेप चेंज हो रहा है, ना साइज चेंज हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है फोर्स मेरा, फोर्स तो मैंने बहुत लगाया, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया, बट ये तो मूव ही नहीं हो रहा, तो फोर्स कहाँ गया, कहाँ गए इसके इफेक्ट्स, मतलब हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस अवेलेबल हैं। अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, क्योंकि हमने अभी देखा कि हम वॉल पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट उसके इफेक्ट्स हमें नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप आती है बैलेंस फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स के नेम से ही आपको क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या है, बैलेंस है। बैलेंस मतलब दोनों साइड पे इक्वल फोर्स लगेगा। होता क्या है इसमें, एक्चुअल में हमने क्या करना है, एक सिंपल से एग्जांपल से, बिल्कुल सिंपल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा। एक टेबल लिया, टेबल पे क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक के साथ हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स को अटैच कर दिया, एक स्ट्रिंग इधर वाली साइड पे अटैच की, एक स्ट्रिंग इधर वाली साइड पे, इस साइड को हमने नेम दे दिया x, इधर साइड पे नेम दे दिया y, मतलब x स्ट्रिंग y स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग से हम क्या करने लग गए, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के खींचने लग गए। इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स को कैसे मेजर करना है वो पता है हमें, न्यूटन से। इधर भी हमने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इधर भी हमने क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या होगा, दोनों साइड से आप इक्वली खींच रहे हैं, तो कहीं ब्लॉक मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। एज द नेम सजेस्ट देयर इज अ बैलेंस। अगर हमने ये जो y वाला फोर्स लगा रहे हैं इसको रिमूव कर दिया, ये नहीं लगा रहे, सिंपल स्ट्रिंग बांधी हुई है, ये ब्लॉक है, इधर स्ट्रिंग बांधी है, स्ट्रिंग नहीं रिमूव की, और 5 न्यूटन का फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस साइड पे फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में क्या कर देगा, मोशन स्टार्ट कर देगा। कब, तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, उसके इफेक्ट को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, मोशन हो जाएगा। बट जब तक इसको बैलेंस कर रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मतलब अगर बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिखे तो क्या आ जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो नेट फोर्स क्या आ जाता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन, क्योंकि क्या करेंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। टग ऑफ वॉर गेम सबने खेली है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, अगर दोनों साइड पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे होते हैं तो जो रस्सी होती है बीच में कहीं भी मूव नहीं करती, क्योंकि जब तक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दोनों साइड पे लगता रहेगा तब तक क्या होता है, कोई भी टीम जीत नहीं पाती। बट जैसे ही एक टीम ने क्या किया, मैग्नीट्यूड बढ़ा उनकी साइड पे, वो गेम जीत जाएगी। वो कब होगा, जब होगा हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। जब तक सेम था, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, कोई भी टीम नहीं जीत पा रही थी। बट जैसे ही एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया, अनबैलेंस हुआ दोनों के बीच में, और वो टीम क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। और ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो किस साइड पे होगी, जिस साइड पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। जिस साइड पे फोर्स ज्यादा लग गया, ऑब्जेक्ट भी उसी साइड पे मूव कर जाएगा। जिस टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया वो गेम जीत जाएगा, दैट्स इट। अब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो भी जीरो नहीं हो सकता। नेट फोर्स इज नॉट जीरो,
इज नॉट इक्वल टू 0 न्यूटन। बट आप यहाँ से एक कंक्लूजन ये मत सोच लेना कि बैलेंस्ड फोर्स ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे यही प्रेडिक्शन बना लेते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट की आपको या तो स्पीड चेंज करवानी है या फिर डायरेक्शन चेंज करवानी है, तब हमें क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अदरवाइज तो बैलेंस्ड फोर्स की वजह से भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस लिया जिसपे फ्रिक्शन नहीं लग रहा कोई, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या करता है, एज ऑपोजिट फोर्स काम करता है, वो रुक जाता है। हमने एक ऐसा सरफेस कंसिडर किया जिसपे फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो अगर आपने उस पर एक बॉल को फेंकोगे तो वो मूव करती जाएगी। बट अगर आप बॉल की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हो तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तब तक जब तक स्पीड सेम रखनी है तब तक वो बैलेंस फोर्स से भी चल जाएगा। तो इस कंफ्यूजन के साथ नहीं जाना है कि सिर्फ अनबैलेंस फोर्स ही हेल्प करता है। अनबैलेंस फोर्स हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करवानी है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की जो डेफिनेशन है एट द एंड क्या निकल के आ रहा है कि फोर्स चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में हेल्प करता है। मोशन भी कैसा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक हमारे पास बैलेंस फोर्स है। अगर आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो उसकी स्टेट आराम से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट किया था कि ये बॉल मूव क्यों नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है इसको बैलेंस करता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से ये बैलेंस ही रह रही है और मूव नहीं कर पा रही। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास फोर्स की, जैसे कि एक बाइसाइकिल आप पैडल कर रहे हो, साइकिल तो सबने चलाई है, बाइसाइकिल को अगर आप पैडल कर रहे हो तब तक तो वो चलती रहेगी, बट जैसे ही आपने पैडलिंग करनी रोकी वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि अर्थ क्या लगा रहा है, सरफेस क्या लगा रहा है, वहां पे लगा रहा होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पैडल करना रुक गया। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से पैडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी साइकिल को मूवमेंट में लाने के लिए। आने वाली जो सीरीज है इसमें हम बहुत ही कुछ करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने हमें 3 लॉज दिए थे जिसकी वजह से हम पूरे चैप्टर को, पूरे फोर्स को डिस्कस कर पा रहे हैं और बहुत सारे फिनोमिना को पढ़ पाते हैं। बट वो पढ़ने से पहले हमने जो फोर्स टॉपिक किया है, अब उसके करते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स की वेटेज इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल एज वेल एमसीक्यू से। क्यों इसको हम न्यूमेरिकल और एमसीक्यू दोनों बोल रहे हैं? अगर इसके साथ ऑप्शंस मेंशन होते हैं क्या बन जाता है? एमसीक्यू बन जाता है। बेटा पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो इस तरह से आते हैं, मतलब होता बेसिक कंसेप्ट ही है, बट उसके साथ 4 ऑप्शन दे दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए और वो बन जाते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू से घबराना नहीं है, बिकॉज दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल ईजी है वो पेपर अटेम्प्ट करना। बट चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से, जिसमें आपके पास क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ऑन दिस ब्लॉक। अब हमने बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट, देखो आप बहुत इजी से कर लोगे क्योंकि बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट आप लोग समझ चुके हो। बैलेंस फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो नेट फोर्स है वो क्या होता है? 0 होता है। बस लगाओ कंसेप्ट, नेट फोर्स इज 0। अब आपको पता है दोनों फोर्सेस की क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें एक डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक टाइम पे पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 + x - 22 = 0। तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 4 + x = 22। x की वैल्यू आ जाएगी 22 - 4 दैट इज 18 न्यूटन। बस इजी कंसेप्ट की बात थी। देखो कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको यही वैल्यूज गिवन हो, अब कोई भी वैल्यू बैलेंस फोर्स में अगर आपको गिवन है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। बहुत सिंपल है। अब करते हैं हमारा सेकंड एमसीक्यू, जिसमें हमने उसको वैसे उस एग्जांपल को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है, बट अब आपको उसका रीजन बताना है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने एक बैलून लिया, उसके उस पर आपने बहुत सारा फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज होगी। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि उसकी शेप चेंज होगी। दिस हैपन्स बिकॉज क्या है फर्स्ट ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में है बैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन देम, सेकंड ऑप्शन इज अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन देम, थर्ड इज फ्रिक्शनल एंड द फोर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब हमने फोर्स के बारे में इतना हम लोग श्योर हो चुके हैं कि अगर फोर्स की जो शेप चेंज हो रही है, बैलून की शेप चेंज हो रही है फोर्स लगाने पे, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, मतलब सी और डी ऑप्शन तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। अब बात अड़ेगी ए और बी में कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से शेप चेंज हो रही है बैलून की। याद है हमने अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या कहा था, अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। क्या आएगा, आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन देम, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। देखो कितने इजी से हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लिए। इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर और बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें भी आपके पास आ सकता है कि स्केलर ऑप्शन में गिवन हो सकता है, वेक्टर गिवन हो सकता है, तो आपको चूज करना है वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर दिया गया है बाय सर न्यूटन। उन्होंने ही तो इस चैप्टर को बनाया था, उन्हीं के तो लॉज को हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस कमिंग सीरीज। तो तब तक के लिए जितना करवाया गया है तब तक उसको अच्छे से पढ़िए, बिकॉज जो पूरा चैप्टर है इसी के बेस पे है। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।